हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग टी.एस. इलियट द्वारा कंपोज्ड लॉन्ग पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक को पढ़ने जा रहे हैं। यह पोएम पूर्णतः एक मॉडर्निस्ट पोएम है। इस पोएम के ऑथर टी.एस. इलियट अमेरिकन थे, लेकिन 1914 में ब्रिटेन में आकर बस गए। इलियट इस पोएम के अधिकांश पार्ट को वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट के पहले ही लिख चुके थे। 1910 में हार्वर्ड में पोएम का लिखना शुरू किया। 1910-11 में अपने पेरिस और मुनिच के टूर पर भी लिखा और 1915 में इनके अंकल जैसे फ्रेंड इजरा पाउंड की मदद से पोएट्री मैगजीन में यह पोएम प्रकाशित करवाया। 1917 में यह पोएम प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस के नाम से एक स्मॉल बुक पब्लिश हुआ। इस पोएम का टाइटल है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। प्रूफ्रॉक एक प्रोजैक नेम है। प्रोजैक नेम मीन्स अनइंटरेस्टेड नेम to the point of being boring। प्रूफ्रॉक लीटर नाम का एक फर्नीचर होलसेल की कंपनी मिशौरी के सेंट लुइस में था। एंड द पोएट deliberately sets up an antithesis between the romantic suggestion of a love song and the prosaic name J. Alfred Prufrock। इस पोएम में एक बूढ़े आदमी की बात हो रही है जिसका नाम जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है। इसके जवानी के दिन निकल गए हैं और इसके सिर भी गंजा हो रहा है। इस आदमी में थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा इनसेक्योर और इनडिसिसिव है। यह हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एक जवान लड़की को प्रपोज करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके माइंड में चल रहा है कि उसके बिलव्ड का क्या रिएक्शन होगा। क्या उसके बिलव्ड उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर देगी। प्रूफ्रॉक अपनी बेइज्जती करता रहता है और इसमें जरा भी हिम्मत नहीं है। चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लेट अस गो देन, यू एंड आई। अब हम लोग चले। यू तुम और मैं। यहाँ यू इज पॉसिबली द रीडर एंड आई इज जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। When the evening is spread out against the sky। इस लाइन में पोएम शाम के समय को रेफर कर रहा है जब इवनिंग स्काई में स्प्रेड हो गया है। लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। ठीक उसी तरह से जैसे डॉक्टर सर्जरी से पहले अपने पेशेंट को इथराइज कर देता है ताकि पेशेंट को सर्जरी से होने वाले दर्द महसूस ना हो। जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक अपने बिलव्ड को प्रपोज करने जा रहे हैं, लेकिन उनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेट अस गो, अब हम लोग चले। यहाँ पे अस से रीडर और प्रूफ्रॉक की बात हो रही है। थ्रू सर्टेन हाफ डेजर्टेड स्टेट्स मीन्स इन सुनसान गलियों से होते हुए। द मटरिंग रिट्रीट्स ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स एंड sawdust restaurants with oyster shells। इन तीनों लाइंस में डेजर्टेड स्टेट्स के कंडीशन को बताया गया है। स्टेट्स के इमेज को बहुत खराब दिखाया गया है। पोएट कहते हैं कि सुनसान गलियों में जो घर बने हैं उसमें मटरिंग हो रहा है, मीन्स बरबराने की आवाज आती है, और उन गलियों में शराबी लोग बैठ करके ओएस्टर सेल्स खाते हैं। ओएस्टर सेल्स में बीच वाले पार्ट को खाया जाता है और आउटर पार्ट जो सेल होता है उसे फेंक देते हैं। पोएट कहते हैं कि शराबी लोग इस गंदे और डस्ट पार्टिकल से भरे हुए चीप होटल्स में, सस्ते होटल में बैठ करके और ओएस्टर सेल्स खाते हैं। स्टेट्स दैट फॉलो लाइक ए टेडियस आर्गुमेंट ऑफ इंसिडियस इंटेंट। और वे हाफ डेजर्टेड स्टेट्स में टेडियस आर्गुमेंट्स होते हैं, वैसा आर्गुमेंट्स जो कभी खत्म न होने वाला हो, उस तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं। और वे आर्गुमेंट्स इंसीडियस इंटेंट के होते हैं। इट मीन्स नीरस उद्देश्य का होता है। टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, ओह डू नॉट आस्क व्हाट इज इट। और यहाँ पर प्रूफ्रॉक कहते हैं कि मेरे दिमाग में भी एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन है, लेकिन मत पूछना व्हाट इज इट, वह क्या है। लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट। और
प्रूफ्रॉग कहते हैं कि उन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन को छोड़ो, चलो अपने विजिट पर चले, इधर उधर की बातें छोड़ दो। प्रूफ्रॉग मिरर के सामने खड़े हैं और अपने आप से बात कर रहे हैं। आज उन्हें एक लड़की को प्रपोज करने जाना है, लेकिन वह बिल्कुल इनडिसिसिव और इनसेक्योर है। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वे कहते हैं कि छोड़ो उन सभी सवालों को और चलो, जो होगा देखा जाएगा। In the room, the women come and go, talking of Michelangelo. प्रूफ्रॉक जिस विजिट की बात कर रहे थे, आखिरकार वे अपने विजिट पर आ जाते हैं और वहां जो सोशल गैदरिंग है उसमें जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रूम में औरतें आ रही है और जा रही है और माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रही है। माइकल एंजेलो इटालियन रिनेसेंस पेंटर था। The yellow fog that rubs its back upon the window panes. इस लाइन से फिर पोएट हाफ डेजर्टेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जहां स्टेट्स में फॉग अपने पीठ को विंडो पेन्स के ऊपर रब कर रहा है। अब यहाँ पर टीएस इलियट ने उस फॉग के बैक की भी बात कर दी है कि एक फॉग का बैक भी होता है। द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स। और येलो स्मोक्स जो हाफ डेजर्टेड स्टेट्स में विंडो पेन्स के ऊपर अपने मजल मजल मीन्स माउथ को रब कर रहा है। लिफ्ट इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग। और शाम में यह येलो स्मोक अपने टंग से कॉर्नर को लिक कर रहा है, चाट रहा है। लिंगर्ड अपॉन द पुल्स दैट स्टैंड इन ट्रेंस। और ये येलो स्मोक और फॉग पुल्स मीन्स तालाबों के ऊपर ठहरा हुआ है, लिंगर्ड है। दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, जो ड्रेन्स मीन्स नालियों में अपना स्थान लेगा। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनी। प्रूफ्रॉग खिड़की के बाहर देखते हैं कि सूट, सूट मीन्स कालिक, जो चिमनी से निकल रहा है और वह उस फॉग पर गिर रहा है। स्लिप्ड बाय द टेरेस मेड a sudden leap। और हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स में फॉग और स्मोक टेरेस से होकर के स्लिप हो रहा है, फिसल रहा है और एक सडन लीप, एक अचानक छलांग लगा रहा है। एंड सीइंग दैट, यह सब देखते हुए, इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, ऐसा लग रहा है कि वह हाफ डेजर्टेड स्टेट्स अक्टूबर के नाइट की तरह है। Curled once about the house and fell asleep। और यहाँ पोएट कहते हैं कि फॉग घर के चारों ओर कर्ल मीन्स घूमता रहा, जिससे यह थक गया है और थक करके यह अब सो गया है। Poet is back to talking about the half deserted streets, where the streets are filled with fog and smoke. Actually, Eliot lived in England, and in the beginning of the 20th century, London was covered with fog and smoke because of pollution, which is called London fog. The poet has great concerns over his city, so the poet refers to the imagery of fog and smoke which is around the city, and due to this gesture, the fog gets tired and curls around the city houses to fall asleep. One more interesting thing is that it's a soft October night, which means the poem is set in autumn. प्रूफ्रॉग कहते हैं कि यह अक्टूबर की नाइट है। इट मीन्स कि जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय ऑटम प्रारंभ हो गया था। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और सचमुच में समय होगा, प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट। उन सभी येलो स्मोक के लिए जो गलियों में स्लाइड कर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, और विंडो पेन्स के ऊपर अपने बैक को रब कर रहे हैं। येलो स्मोक जो स्ट्रीट में स्लाइड कर रहा है, विंडो पेन्स पर अपने बैक को रब कर रहा है। इस येलो स्मोक का अपना टाइम भी आएगा। By talking about the smoke, the poet is trying to justify the fact that he wasted our time with an entire stanza of description of the fog instead of asking that overwhelming question he told us about. There will be time.
समय होगा, देयर विल बी टाइम, समय होगा। यहाँ पर इसे रिपीटेड किया गया है कि प्लेंटी ऑफ टाइम होगा टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, मीन्स प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट योर फेस रेडी टू मीट अदर पीपल। प्रूफ्रॉक डरपोक स्वभाव के आदमी है, इसलिए कहते हैं कि एक समय होगा जब मैं अन्य लोगों से मिलने के लिए अपने फेस को रेडी रखूंगा। There will be time to murder and create, और मर्डर और क्रिएट करने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम होगा। मर्डर और क्रिएट यहाँ टेरिफाइड लग रहा है। प्रूफ्रॉक बहाना बनाते हैं, he is a kind of time it and time for all the works and days of hands, और समय होगा उन सभी कामों के लिए और उन सभी दिनों के लिए जो हम लोग के पास है। That lift and drop a question, जो प्रश्न को उठाएगा और प्रश्न को रखेगा ऑन योर प्लेट, आपके प्लेट में। इस दोनों लाइन से प्रूफ्रॉक ग्रीक पोएट हेसियोड की रचना वर्क्स एंड डेज के बारे में बता रहे हैं। इस पोएम में वर्किंग फॉर ए लिविंग के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। पोएट कहते हैं कि हम लोगों के पास फेसेस और हैंड्स हैं, जिन्हें 8th सेंचुरी बीसी के ग्रीक पोएट हेसियोड की कविता वर्क्स एंड डेज पढ़ने का समय होगा। और इस कविता में हेसियोड ने एग्रीकल्चरल लेबर के साथ आज के निरर्थक सामाजिक दौर की चर्चा की थी। इसलिए एलियट कहते हैं कि फेसेस और हैंड्स क्वेश्चन आपके प्लेट में ड्रॉप करेंगे। प्रूफ्रॉक शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति है, इसीलिए अपने बिलॉव्ड से न मिलने का बहाना खोजते रहते हैं। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, आपके लिए समय होगा और मेरे लिए समय होगा। एंड टाइम 8 फॉर 100 इंडिसीजन, और समय होगा सैकड़ों और निर्णात्मक कार्यों को लेने का, जो हम लोगों ने वैसे डिसीजन जिसे हम लोगों ने नहीं लिया है, वैसे डिसीजंस को लेने का समय होगा। एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स बिफोर द टेकिंग ऑफ ए टोस्ट एंड टी, और आपके पास और मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा टोस्ट और टी लेने से पहले सैकड़ों और निर्णायक कार्यों के लिए, सैकड़ों विजन्स और रिविजन्स के लिए समय होगा। In the room, the women come and go, talking of Michelangelo. Again, the poet describes the women coming and going and talking about Michelangelo. Michelangelo was the Italian sculptor, painter, and poet, and one of the greatest and most influential of all time. And indeed, there will be time to wonder. और सचमुच में सोचने का समय होगा। Do I dare and do I dare? क्या मुझ में हिम्मत है? टाइम टू टर्न बैक, वापस जाने का समय है। एंड डिसेंड द स्टेयर, और सीढ़ी से उतरने का समय। प्रूफ्रॉक कहते हैं कि सीढ़ी से उतरकर बिलॉव्ड को प्रपोज करने जाने के लिए क्या उनमें साहस है? विद अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, और प्रूफ्रॉक के हेयर के मिडल में बाल्ड स्पॉट है, मीन्स हैविंग नो हेयर इन द मिडल ऑफ प्रूफ्रॉक्स हेड। They will say, लोग कहेंगे, how his hair is growing thin, कैसे उनके बाल पतले हो रहे हैं। इस लाइन से अब यह समझ में आता है कि प्रूफ्रॉक के हेड के बीच में हेयर नहीं है, और जब वे सीढ़ी से उतरेंगे तो लोग उनके गंजेपन को देख लेंगे, और यह भी हो सकता है कि उस गंजेपन को देखने से लोग उनके एज के बारे में समझ जाएंगे कि प्रूफ्रॉक एक मिडिल एज का आदमी है या उसके क्लोज हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पोएट ने उनके एज के बारे में डिफाइन किया है। माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फैमिली टू द chin, माई necktie rich and modest but asserted by a simple pin, they will say, but how his arms and legs are thin. पोएट बताते हैं कि प्रूफ्रॉक चिंतित लगते हैं क्योंकि लोग उसे बाल्ड हेयर और थीन आर्म्स एंड लेग्स वाला आदमी कहेंगे। प्रूफ्रॉक के अट्रैक्टिव फिगर की बात पोएट कर रहे हैं। प्रूफ्रॉक के पास मॉर्निंग कोट, कॉलर वाला कोट और नेक टाई है, जिससे वे रिच और मोडेस्ट लगते हैं। प्रूफ्रॉक ये सोचते हैं कि उनके हाथ और पैर दुबले हैं और इससे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और यह भी हो सकता है कि इन सभी लाइन से पोएट प्रूफ्रॉक के एक कवार्ड नेचर को व्यक्त करना चाह रहे हैं। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, मीन्स क्या मुझ में यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने की हिम्मत है?
It means Prufrock does not want to disturb the universe. रिस्क लेना Prufrock के लाइफ में नहीं है. In a minute there is time for decisions and revisions which a minute will reverse. और Prufrock कहते हैं कि in a minute, एक मिनट में वह समय होगा डिसीजंस लेने का और रिविजन्स लेने का, which a minute will reverse, जो एक मिनट के बाद में वो बदल जाएगा. Means in a minute everything could change and there is time to make a decision. For I have known them all, already known them all. और मैं उन सबको पहले ही जानता हूं, उन्हें पूर्ण रूप से जानता हूं. Have known the evenings, mornings, afternoons. और मैं इवनिंग्स, मॉर्निंग्स और आफ्टरनून को भी जानता हूं. इस दोनों लाइन से प्रूफ्रॉक बताना चाहते हैं कि वे वाइज मैन हैं, उनके पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वे इवनिंग्स, मॉर्निंग्स और आफ्टरनून्स को गुजारा है. आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून्स. इस लाइन से प्रूफ्रॉक कहते हैं कि उनका होल एक्सिस्टेंस कॉफी स्पून से मापा जा सकता है जो उन्होंने पिया है. I know the voices dying with a dying fall beneath the music from a farther room. और प्रूफ्रॉक कहते हैं कि मैं farther room मीन्स दूर के रूम में जो म्यूजिक बज रहा है उस म्यूजिक के डाइंग फॉल को मैं जानता हूँ. डाइंग फॉल फ्रेज आप लोगों के लिए नया नहीं है. इस फ्रेज को आप शेक्सपियर के फेमस प्ले 12th नाइट में पढ़े होंगे. प्ले के फर्स्ट सीन में जब ओर्सिनो म्यूजिक सुन रहा है तो म्यूजिक उससे डाइंग फॉल लगता है. इट मीन्स द म्यूजिक रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज लव फॉर वन ऑफ द अदर कैरेक्टर्स. सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम. प्रूफ्रॉक कहते हैं कि इसलिए कैसे मैं इसको सत्य मान लूं. एक्चुअली प्रूफ्रॉक डज नॉट वांट टू प्रिज्यूम दैट ही विल गेट ए फेवरेबल रिस्पॉन्स. दिस इज प्रीटी कवार्डली ऑफ हिम. एंड आई हैव नोन द आईज, ऑलरेडी नोन देम ऑल. और मैं उन सभी नजरों को जानता हूं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं. द आईज दैट फिक्स यू इन ए फॉर्मुलेटेड फ्रेज. और वही आंखें जो आपको फॉर्मुलेटेड फ्रेज में फिक्स कर देता है. फॉर्मुलेटेड फ्रेज का अर्थ होता है एक ऐसा फ्रेज जो समथिंग कॉम्प्लिकेटेड को समथिंग सिंपल में रिड्यूस कर देता है. एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड, और जब मुझे उस फॉर्मुलेटेड के रूप में बनाया जाएगा, स्प्रॉलिंग ऑन ए पिन, और एक पिन में मुझे स्प्रॉल कर दिया जाएगा, टांग दिया जाएगा. एंड व्हेन आई एम पिन्ड एंड रिंगलिंग ऑन द वॉल, और जब मुझे पिन करके और दीवार पर नहीं रख दिया जाएगा, देन हाउ शुड आई बिगिन, तो मैं कैसे शुरू करूंगा टू स्पीट आउट ऑल द बटन्स ऑफ माय डेज एंड वेज. तो मैं अपने डेज एंड वेज मीन्स अपने दिन को, अपने कार्यों को किस तरह से मैं वह छोड़ूंगा, जिस तरह से जैसे बट इन्स के इसको लोग छोड़ देता है. बट इन्स का अर्थ होता है कि सिगरेट को पीने के बाद सिगरेट के जो आखिरी भाग होते हैं उसे फेंक दिया जाता है. ठीक उसी तरह से मैं अपने डेज और वेज को शुरू करूंगा. एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, और मैं इसे सच कैसे मान लूं. प्रूफ्रॉक इमेजिन करते हैं कि आंखें उनके साथ उसी तरह से ट्रीट कर रहा है जैसे कोई साइंटिस्ट ऑब्जेक्ट के स्टडी में करता है. अब देखो, टी.एस. इलियट इस पोएम की ओपनिंग में पेशेंस की बात किया और अब साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं. अब प्रूफ्रॉक सोचते हैं कि एक बार ये साइंटिफिक आइज उनमें आ जाए तो वे अपने लाइफ की पूरी बात बता देंगे. बर्ड्स एंड की बात हुई है इसमें. बर्ड्स एंड का अर्थ होता है सिगरेट का बचा हुआ भाग. इसलिए प्रूफ्रॉक अपने लाइफ को यूज्ड अप सिगरेट से कंपेयर कर रहे हैं. इस संज्ञा के लास्ट लाइन में फिर प्रूफ्रॉक कहते हैं कि एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम. इट मीन्स प्रूफ्रॉक किसी चीज को सच मानने में अभी भी चिंतित दिखाई देते हैं. एंड आई हैव नोन द आर्म्स, ऑलरेडी नोन देम ऑल. Arms that are braceleted and white and bare, but in the lamplight, dawned with light drawn here. इस लाइन से फिर प्रूफ्रॉक सेम फ्रेज को यूज कर रहे हैं. He has known them all. प्रूफ्रॉक कहते हैं कि मैं उन सभी आर्म्स को जानता हूं. ये आर्म्स जो व्हाइट और कंगन से सजे हुए हैं, वे आर्म्स जो ब्रेसलेटेड है. कभी कहते हैं कि बट इन द lamplight dawned with light brown hair,
इट मीन्स कि प्रूफ्रॉक अपने बिलव्ड को वॉक पर ले जाने के लिए इनवाइट किया है। इसलिए इस लाइन में प्रूफ्रॉक कहते हैं कि यदि वे लोग मीन्स प्रूफ्रॉक और उनकी बिलव्ड हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स में वॉक करेंगी तो वे अपने बिलव्ड के आर्म्स को लैंप लाइट में देखेंगे और तब उनके बिलव्ड के आर्म्स पर लाइट ब्राउन हेयर दूसरी वुमेन से अलग दिखाई देगा। Is it perfume from a dress? क्या यह उनके बिलव्ड के ड्रेस का परफ्यूम है? That makes me so digress. जो मुझे इतना भटका रहा है। इस दोनों लाइन से प्रूफ्रॉक कहते हैं कि क्या वुमेन के ड्रेस का परफ्यूम मुझे इतना भटका हुआ बना देगा? Digress means to wander away from the main point. Here, Prufrock blames his digression on the scent of a woman's perfume. Arms that lie along a table or wrap about a shawl, वे बाहें जो टेबल पर रखा हुआ है या वह शॉल से लिपटा हुआ है। And should I then presume? और क्या मुझे यह सच मान लेना चाहिए? And how should I begin? और मैं इसे कैसे शुरू करूं? नहीं, यहाँ पे आर्म्स मीन्स वुमेन्स के आर्म्स की बात किया गया है, उनके बिलव के आर्म्स की बात किया गया है जो या तो टेबल पर है या शॉल से लिपटा हुआ है। लेकिन अभी भी प्रूफ्रॉक जो है वे प्रिज्यूम नहीं कर पा रहे हैं कि यह सच है या गलत है। इसलिए प्रूफ्रॉक अभी भी कंफ्यूज दिखते हैं, सोच रहे हैं कि जब वे अपनी बिलव से मिलेंगे तो कैसे बातचीत शुरू करें। Shall I say I have gone at dusk through narrow streets? क्या मैं बता दूं कि मैं सायंकाल में नैरो स्ट्रीट्स से गुजरा हूं। And was the smoke that rises from the pipes of lonely men in shirt sleeves leaning out of windows? और खिड़की से झुके हुए अकेले लोगों के सिगरेट से धुआं निकलते देखा है। इस पोएम के एक लाइन में प्रूफ्रॉक डेज एंड वेज को बताया था और अब कहते हैं कि वे नेरो स्ट्रीट्स से होकर सायंकाल में गुजरे हैं जहां उन्होंने लॉनली मेन मीन्स कुछ लोगों को देखा है जो खिड़की से झुककर पाइप्स का धूम्रपान कर रहे हैं। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैग्ड क्लॉज। रैग्ड क्लॉज का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े पंजे। स्कटलिंग मीन्स भाग जाना अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सी। इस दोनों लाइन से प्रूफ्रॉक अनफुलफिल कंडीशन व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर मैं रग क्लॉज मीन्स टेढ़े मेढ़े पंजों का पेयर होता तो मैं साइलेंट सीज के सतह से होकर भाग जाता। इट मीन्स कि प्रूफ्रॉक इच्छा जाहिर करते हैं कि अगर वे क्रैब होते, क्रैब मीन्स केकड़ा होते, तो उनके पास जो इस तरह के मोरल चॉइस और डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह सब नहीं होता और उन सब से वे मुक्त होते। एंड आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप्स सो पीसफुली smoothed by long fingers, asleep, tired, or it malingers, stretched on the floor here beside you and me. पोएम के बिगिनिंग में फॉग के बारे में बताया गया था जो हाउसेस के विंडोज पेन पर सोया हुआ है। ठीक उसी तरह से प्रूफ्रॉक कहते हैं कि आफ्टरनून और इवनिंग भी इसी तरह से शांतिपूर्ण रूप से सोया हुआ है। ऐसा मानो लॉन्ग फिंगर्स के द्वारा स्मूथ किया जा रहा हो। फिंगर्स के इमेज से प्रूफ्रॉक पुटिंग ए कैट की बात कर रहे हैं। फॉग को पोएट कैट लाइक फॉग बताया है जो यहाँ वहां आपके और मेरे बगल में एस्लीप और टायर्ड है। इसलिए प्रूफ्रॉक कहते हैं कि द इवनिंग इज एस्लीप एंड टायर्ड, नथिंग इज हैपनिंग बट इट माइट ऑल्सो बी malingering means pretending to be tired. Should I, after tea and cakes and ices, चाय, केक और आइसी चीजों के बाद क्या मुझ में have the strength to force the moment to its crisis? इस क्राइसिस के मोमेंट के फोर्स को सहने का ताकत है। यहाँ पर प्रूफ्रॉक feeling so lazy. In fact, he is not sure he has the strength to ask the overwhelming question which would produce a crisis. ऐसा लगता है कि प्रूफ्रॉक बहुत लेजी महसूस कर रहे हैं और वे श्योर नहीं है
कि क्राइसिस के रूप में इस तरह के ओवरवेलमिंग क्वेश्चंस के लिए उनके पास स्ट्रेंथ है, और इस तरह से प्रूफ्रॉक अपने बिलॉव्ड के पास जाने की योजना को टालते हुए दिख रहे हैं। बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, यद्यपि मैंने रोया है, उपवास किया है और प्रार्थना किया है। तो आई हैव सीन माई हेड ग्राउंड स्लाइटली बाल ब्रॉट इन अपॉन ए प्लाटर, यद्यपि मेरे सिर पर बाल नहीं है, लेकिन मैंने अपने सिर को प्लेटर में रखा हुआ देखा है। प्लेटर का मतलब होता है कठौती। आई एम नो प्रॉफिट, और मैं पैगंबर नहीं हूं। एंड हियर्स नो ग्रेट मैटर, और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं। प्रूफरॉक कहते हैं कि मैं प्रॉफिट नहीं हूं, फिर भी मैं प्रॉफिट की तरह रोता हूं, उपवास करता हूं और प्रार्थना करता हूं। यहां तक कि मेरे सिर में बाल नहीं है, फिर भी मैंने अपने हेड को प्लेटर में रखे हुए देखा है। प्लेटर एक कठौती को कहा जाता है। प्रूफरा कहते हैं कि मैंने अपना हेड प्लेटर पर ठीक उसी तरह से रख दिया है जैसे बाइबल में प्रोफेट जॉन के बारे में कहा गया है। जॉन बैप्टिस्ट के बारे में कहा गया है कि उनके सिर को काट दिया गया था और उस सिर को प्लेटर में रखकर सैलोम किंग के सामने रखा गया था। एक्चुअली इस स्टोरी में जॉन को मारने के पीछे का षड्यंत्र शैलोम की मां का था। प्रूफरा कहते हैं कि प्रोफेट जॉन की तरह बी हेडेड होने पर भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए प्रूफरा लास्ट लाइन यहाँ कह रहे हैं कि आई एम नो प्रॉफिट एंड हियर्स नो ग्रेट मैटर, मीन्स मैं पैगंबर नहीं हूं और यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, और कहते हैं प्रूफरॉक कि मैंने अपने ग्रेटनेस के मोमेंट को देखा है। वह ग्रेटनेस का मोमेंट कैसा है? फ्लिकर करता है, जिस तरह से एक मोमबत्ती झिलमिलाता है और समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह के ग्रेटनेस के मोमेंट को मैंने देखा है। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्नीकर, और मैंने फुटमैन मीन्स वर्दीधारी सेवक को भी देखा है जो मेरे कोट को पकड़ता था, और वह सभी चीजें एक स्नीकर मिस दबी हुई हंसी हो गया है। एंड इन शॉर्ट आई वॉज एफ्रेड, और लास्ट में प्रभु कहते हैं कि अब मैं उन सभी चीजों से डरा हुआ मानता हूं। इन these lines, Prufrock already feels as if his best days are behind him, like a candle that flickers and goes out. He also remembers that in old days, a footman could help people do things like holding your coat or getting you in a carriage. Prufrock has another rare moment of honesty when he admits to being afraid. And would it have been worth it after all? और प्रूफरॉक कहते हैं कि क्या इसका कुछ महत्व हो सकता था? आफ्टर द कप्स द मार्मलेट द टी, कप मार्मलेट, और मार्मलेट का मतलब जैम या मुरब्बा, चाय के बाद, मार्मलेट के बाद, अमंग द पोर्सिलेन, उस चीनी मिट्टी के बर्तन के बीच, अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ बातों के बीच, वुड इट हैव बीन वर्थवाइल, क्या यह कुछ हो सकता था? टू हैव बीटन ऑफ द मैटर विद ए स्माइल, मुस्कुराहट के साथ विषय को बदलने से, टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू ए बॉल, और इस यूनिवर्स को एक गेंद में मोड़ने से, टू रोल इट टुवर्ड्स सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और ओवरवेलमिंग क्वेश्चन मींस भारी भरकम सवालों की ओर जाना, यह सब क्या महत्व के लायक हो सकता था? टू से कहूंगा आई एम लाजुरस, मैं लाजुरस हूं, कम फ्रॉम द डेड, मृत होने के बाद पुनः जीवित हुआ हूं, कम बैक टू टेल यू ऑल, और लौटा हूं आपको सब कुछ बताने के लिए, आई शेल टेल यू ऑल, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लाजुरस की स्टोरी को यहाँ पर बाइबल से लिया गया है। स्टोरी के अनुसार डाइव्स नाम का एक रिच मैन की मृत्यु हो जाती है और उसे हेल में भेज दिया जाता है। उसी समय बेथानी का लाजुरस, जो मैरी और मार्था का भाई था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है और इस गरीब आदमी को स्वर्ग भेजा जाता है। डाइव्स प्रोफेट अब्राहम से कहता है कि कृपया अपने भाइयों को सुधारने के लिए
लाजरस को वापस धरती पर भेज दे। तब लाजरस को जीसस ने ग्रेव से उठाया था। इसी तरह से प्रूफ्रॉक बेथानी के लाजरस की तरह अपना आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। यह एक एल्यूजन है जिसे टीएस इलियट ने यहाँ एक्सप्रेस किया है। इफ वन settling a pillow by her head should say, that is not what I meant at all, that is not it at all. प्रूफ्रॉक कहते हैं कि क्या कोई मुझे बता सकेगा कि जब वुमेन हेड पिलो से सटा होता है तो इसका क्या अर्थ होता है? शायद यह वह नहीं है जो मैंने सोचा। हाँ, यह बिल्कुल वह नहीं है। प्रूफ्रॉक सोचते हैं कि यह अच्छी बात है कि वे कभी भी किसी चीज के लिए प्रयास नहीं किया या न तो रिस्क उठाया। यहाँ प्रूफ्रॉक अपने बिलव्ड के बारे में कहते हैं कि रिजेक्शन होने के डर से वे अपनी बिलव्ड से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा और इसलिए वे कभी नहीं जान पाएंगे कि उनके बिलव्ड के कहने का अर्थ क्या है। And would it have been worth it after all? और क्या इसके कोई भी महत्व हो सकते थे? Would it have been worthwhile? इसके थोड़े भी महत्व हो सकते थे? After the sunsets, the dooryards and the sprinkled streets. सूर्यास्त, दरवाजे के सामने का प्रांगण या तितर बितर गलियां। After the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor. Novels, teacups या वे skirts जो फ्लोर पर ट्रेल होता है। एंड दिस एंड सो मच मोर, और यह और इससे भी अधिक। इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, और यह कहना असंभव है कि मेरा मतलब क्या है। इन लाइन से प्रूफ्रॉक कहते हैं कि वे अभी सबसे और सिनेरियो मोड की बात सोच रहे हैं। वे सोचते हैं कि काश यह महत्व के लायक होता कि वे इन रोजमर्रा की चीजें जैसे सनसेट्स, नोवेल्स और टी कप्स के बदले अपने लव को अनुभव करते। इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन। इस लाइन से प्रूफ्रॉक कहते हैं कि वे कहने में पूरी तरह से असमर्थ है कि उसका क्या अर्थ है। But as if a magic lantern threw the nervousness in patterns on a screen. इस लाइन से प्रूफ्रॉक अपनी बातों को कहते हैं कि मेरा जो मतलब है वह ठीक इसी तरह प्रकट हो रहा है जैसे मेरे अंदर जो शब्द है उसे पढ़ने के लिए मैजिक लैंटर्न का प्रयोग हो रहा है। Would it have been worthwhile? और क्या इसका कुछ महत्व हो सकता था? If one settling a pillow or throwing off a shawl, और अगर कोई औरत पीलो से सट कर बैठी हुई है या वो अपने शॉल को फेंक रही है। यहाँ पर फिर वुमेन का एक दूसरा इमेज व्यक्त हो रहा है जो काउच पर बैठी हुई है और वह कह रही कि उसे गलत समझा गया है। एंड टर्निंग टुवर्ड्स द विंडो, और खिड़की की ओर घूमती हुई कहती है क्या? दैट इज नॉट इट एट ऑल, यह वह नहीं है, बिल्कुल वह नहीं है। That is not what I meant at all. और यह वह नहीं है जो मेरा मतलब था। एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि प्रूफ्रॉक रिजेक्शन के भय से उस वुमेन से पूछना नहीं चाहते हैं कि वह क्या कह रही है, और वह कह रही है तो उसका अर्थ क्या है। क्या उसे मिसअंडरस्टूड रूप से समझा गया है? क्या उसकी बातों को नजरअंदाज किया गया है? इन सभी तरह के भय से वे डरते हैं और इसलिए प्रूफ्रॉक जब अपने बिलव्ड्स को प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें इस तरह के भय सता रहा है। नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, नहीं मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूं। नॉर वॉज मीन टू बी, और नहीं उस तरह के अर्थ में ही था। आई एम एन अटेंडेड लॉर्ड, वन दैट विल डू टू स्वेल ए प्रोग्रेस, और मैं एक लॉर्ड अटेंडेंट की तरह हूं जो प्रोग्रेस को बढ़ा देगा। Start a scene or two, advised the prince. फर्स्ट या सेकंड सीन के शुरू होते ही प्रिंस को सुझाव देता है। नो डाउट एन इजी टूल, निसंदेह मैं एक इजी टूल की तरह हूं। डिफरेंशियल, सम्मान पूर्वक, ग्लैड टू बी यूज ऑफ पॉलिटिक्स, कॉशियस एंड मेटिकुलस, कूटनीति, सतर्कता, अधिक सावधान का उपयोग करने में मैं बहुत ज्यादा
ग्लैड महसूस करता हूँ। फुल ऑफ माई हाई सेंटेंस मीन्स उच्च विचारों से भरा हूँ, बट अ बीट ऑब्ट्यूज, लेकिन मैं थोड़ा सा मंद बुद्धि का हूँ। एट टाइम्स, कभी कभी, इंडीड, सचमुच में, ऑलमोस्ट, हमेशा, रिडिक्यूलस मीन्स मूर्खतापूर्ण रहता हूँ। ऑलमोस्ट हमेशा, एट टाइम्स कभी कभी, द फूल बुद्धू की तरह हूँ। प्रुफ्रॉक कहते हैं कि वे हैमलेट नहीं है, वे शेक्सपियर के फेमस प्ले हैमलेट के हीरो। हैमलेट का रेफरेंस देते हुए कंपैरिजन और कंट्रास्ट दोनों को सजेस्ट करते हैं। हैमलेट की तरह ही प्रुफ्रॉक भी इनडिसीजन, इंट्रोस्पेक्शन और डिले है। हैमलेट डिसाइड नहीं कर पाता है कि अपने अंकल का मर्डर करे या नहीं, हालांकि उसके अंकल ऑफुल क्राइम किया था। हैमलेट प्ले का एंड ऑफ द लाइन है टू बी और नॉट टू बी, होना या ना होना। बट नाउ प्रुफ्रॉक सेज ही इज नॉट लाइक हैमलेट आफ्टर ऑल। अटेंडर लॉर्ड के रूप में प्रुफ्रॉक कहते हैं कि वह अपने आप को हैमलेट के कैरेक्टर पोलोनियस से तुलना करते हैं। हैमलेट में एक कैरेक्टर पोलोनियस है जिसे इस प्ले के हीरोइन ऑफेलिया के पिता कहा जाता है। अटेंडेंट के रूप में प्रुफ्रॉक अपने आप को हैमलेट के कैरेक्टर पोलोनियस से तुलना करते हैं। हैमलेट में पोलोनियस इस प्ले की हीरोइन ऑफेलिया के पिता है। सभी लोग पोलोनियस का रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वह हमेशा प्रिंस को एडवाइस देता है। एंड इजी टूल की तरह, यहाँ पर इजी टूल यूज किया गया है, एंड इजी टूल की तरह है। शेक्सपियर पोलोनियस के कैरेक्टर को स्टार्ट सीन और टू मीन्स एक या दो सीन के बाद में वह मिड वे पॉइंट में के आसपास इस कैरेक्टर को मार दिया था। प्रुफ्रॉक स्वयं के ऑनेस्ट असेसमेंट पर पहुंचते हैं कि मैं हाई सेंटेंस से भरा हुआ हूं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हैमलेट में पोलोनियस ने अपने बेटे लॉटियस को फुल ऑफ इम्पटी एडवाइस दिया था। कभी कभी मैं रिडिकुलस हूं और बिल्कुल फूल हूं। यहाँ पर फूल का अर्थ एलिजाबेथन कोर्ट में स्टॉक कैरेक्टर से लिया है। फूल कैरेक्टर के रिडिकुलस जोक में वर्ल्डली विजडम छिपा रहता था। So these lines call to mind the role of Polonius in Hamlet, and Prufrock compares himself with this character. I grow old means मैं बूढ़ा हो गया हूँ। I shall wear the bottoms of my trousers rolled. और प्रूफरॉक कहते हैं कि न्यू फैशन के ट्राउजर्स जिसका निचला भाग मुड़ा हुआ रहता है, मैं वही पहनूंगा। I shall wear the same trouser which is commonly used in this new fashion. प्रूफरॉक ने समय बीतने के बाद भी अच्छा काम किया। अब वे इस फैक्ट को छिपा नहीं सकते हैं कि वे ओल्ड हो रहे हैं। वे क्वेश्चन पूछने में या बिग डिसीजन लेने में विफल रहे हैं। He is going to pretend he is an assertive, confident guy by making a bunch of comically minor decisions. इसलिए प्रूफरॉक कहते हैं कि मैं न्यू फैशन के ट्राउजर्स को पहनूंगा जिसमें कप्स होते हैं। Shall I part my hair behind? और क्या मैं अपने बाल को पीछे की ओर रख लूं? बाल को पीछे की ओर रखने को बोहेमियन स्टाइल कहा जाता है। इसलिए प्रूफरॉक कहते हैं कि क्या मैं बोहेमियन स्टाइल के तरह ही बाल को बना लूं? डू आई डेयर टू ईट ए पीच? और क्या मुझे पीच खाने की हिम्मत है? आई शैल वियर व्हाइट फ्लालेन ट्राउजर्स, और मैं फ्लालेन ट्राउजर्स पतलून को पहन लूंगा। एंड वॉक अपॉन द बीच, और बीच पर टहलूंगा। आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, और मैंने मरमेड्स में जलपरियों को एक एक जलपरियों को गाते हुए सुना है। आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता है, दैट दे विल सिंग टू मी, वे मेरे लिए गाएंगे। आई हैव सीन देम राइडिंग सीवार्ड ऑन द वेव्स, और मैंने उन्हें वेव्स पर समुद्र की सवारी करते हुए देखा है। कम्बिंग द व्हाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक, वेव्स के व्हाइट हेयर सिमटते हुए वापस आ रहे हैं। When the wind blows the water white and black, और जब हवा पानी को व्हाइट और ब्लैक रंग में उड़ा देती है। इन सभी लाइन से प्रूफरॉक क्लेम करते हैं कि ऑफ ऑल द थिंग्स द मरमेड्स आर डेफिनेटली द कूलेस्ट। प्रूफरॉक कहते हैं कि मरमेड्स इस तरह से दिखती है जैसे वे सब अपने टेल्स से शी वेव्स पर सर्फ कर रही है।
केवल एक ही ट्रबलिंग साइन है कि वेव्स के व्हाइट हेयर है, जिससे ये वेव्स ओल्ड पीपल की तरह दिखती है। एंड द लास्ट थ्री लाइन्स ऑफ दिस पोएम, वी हैव लिंगर्ड, हम लोग ठहरे हैं, इन द चैम्बर्स ऑफ द सी। चैम्बर्स का मतलब होता है द बेडरूम्स स्पेशली, तो समुद्र के उस बेडरूम्स में, बाय सी गर्ल्स, समुद्री लड़कियों के पास, रेड घिरा हुआ, विद द सी बीड, शैवाल से रेड एंड ब्राउन, मीन्स लाल और ब्राउन रंग के। हम लोग रेड और ब्राउन कलर के समुद्री शैवाल से घिरे हुए समुद्री लड़कियों के नजदीक समुद्र के चैम्बर्स में ठहरे हैं। टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस, उस समय तक जब तक ह्यूमन वॉइस हम लोग को नहीं उठाए, एंड वी ड्रॉन, और हम लोग डूब जाए। Prufrock brings us back into the pictures, saying that we have been hanging out in the ocean with him. Here, chambers means rooms, especially bedrooms. Prufrock has spent significant amount of time lurking outside of rooms and imaging women who are wrapped in shawls and laying on pillows. We don't know who the seagulls are, but they don't seem quite as majestic as the mermaids. Human voices may remind us of the voices with a dying fall. Truly, Prufrock has grown in sense, or that his true self is really more cab like that human. He has been driving the whole time. इस तरह से यह पूरे पोएम को पढ़ने के बाद इसके टाइटल में जो लव सॉन्ग कहा गया है, इसमें प्रूफ्रॉक के कहीं भी लव की चर्चा नहीं की गई। नहीं, यह बिल्कुल अनइंटरेस्टेड पोएम है टाइटल के हिसाब से। नहीं, टाइटल में जो लव सॉन्ग अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की बात कर रहा है, जबकि यहाँ कहीं भी अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के लव की चर्चा नहीं किया गया है। केवल यही चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक अपने आप को कंफ्यूज्ड, अपने आप को इमेजिनेशन से भरा हुआ, अपने आप को एक टाइमिड मानता है। वह अपने बिलव्ड को प्रपोज करने से डरता है कि कहीं वह उसके प्रपोजल को नकार देगी। तो इस तरह से आज का पोएम, यह लॉन्ग पोएम है और यहाँ तक आपका समाप्त हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।